बच्चों एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं। वेक्टर्स एंड स्केलर्स हम पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन यानी मोशन इन 2D में हम आ गए। मोशन इन 1D अभी तक ख़त्म किया हमने। तो मोशन इन ए प्लेन में इसको देखते हैं। इसमें वेक्टर्स और स्केलर्स की डिटेल जो कि 12th में भी काम आएगी हमारे। तो चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन। In the last chapter, we developed the concepts of position, displacement, velocity and acceleration that are needed to describe the motion of an object along a straight line. ये हमने सीखा। We found that the directional aspect of these quantities can be taken care of by positive and negative signs. क्योंकि one direction में था, एक ही direction में, तो या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा। As in one dimension only, two directions are possible, but in order to describe motion of an object in 2 dimensions, किसी प्लेन में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं और 3 डायमेंशन स्पेस में, we need to use vectors to describe the above mentioned physical quantities. तो वेक्टर्स की ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है। ये क्या होते हैं वेक्टर्स समझेंगे। बच्चों क्वांटिटीज़ को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 4 कैटेगरीज आर देयर। पहली रेशो, दूसरी स्केलर, तीसरी वेक्टर और चौथी टेंसर। ये 4 कैटेगरी है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो we need to use vectors to describe the above mentioned physical quantities. Therefore, it is necessary to learn the language of vectors. वेक्टर्स की अपनी अलग एल्जेब्रा है। उनको जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने के अलग रूल्स हैं। What is a vector? How to add, subtract and multiply vectors? What is the result of multiplying a vector by a real number? ये सारे सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है इस चैप्टर में। We shall learn this to enable us to use vectors for defining velocity and acceleration in a plane. We then discuss motion of an object in a plane. इसमें projectile motion हम पढ़ेंगे, circular motion पढ़ेंगे। As a simple case of motion in a plane, we shall discuss motion with constant acceleration and treat in detail the projectile motion. Circular motion is a familiar class of motion that has a special significance in daily life situation. आपने एक सेल लिया, उसको धागे से बांधा, घुमा रहे, सर्कुलर मोशन। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सम डिटेल, और जो नॉन यूनिफॉर्म वाला है उसको रोटेशनल मोशन में हम शामिल करेंगे। इक्वेशंस डेवलप्ड इन दिस चैप्टर फॉर मोशन in a plane can be easily extended to the case of 3 dimensions. तो ये हमें पूरा पढ़ना है। अगर यहाँ पे आप आर्टिकल देखें 4.1 इंट्रोडक्शन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो इस वीडियो में मैं डील करने वाला हूँ स्केलर्स एंड वेक्टर्स को। इसका पार्ट 1 रहेगा क्योंकि स्केलर वेक्टर में डिटेल ज़्यादा है। तो कुछ पार्ट्स में हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में वीडियो बनाने वाले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल मैथड, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी एक वेक्टर को ब्रेक करना है, वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड, मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे पत्थर को आपने फेंका तो अब वो पत्थर जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समरी, पॉइंट्स टू पॉइंटर एक्सरसाइजेस, एडिशनल एक्सरसाइज, ये सब हमको पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर की बात करने से पहले मैं बता दूं, प्योर रेशियो जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ 4 कैटेगरी में हमने उनको ब्रेक किया। प्योर रेशियो जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये प्योर नंबर होता है, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई यूनिट भी नहीं चाहिए। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, तो प्योर नंबर है क्योंकि एक रेशियो होता है। रिलेटिव डेंसिटी एक प्योर नंबर है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 है, जो कि वाटर के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो रेशो। फिर दूसरी क्वांटिटी आई स्केलर, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए हमको यूनिट चाहिए। फिर तीसरी क्वांटिटी, अगर यूनिट के साथ साथ एक यूनिक डायरेक्शन हम उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चाहिए उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, तो उसको बोलेंगे वेक्टर। और फिर इसमें और आगे एक्सटेंड करें, जो कि इस बुक में तो नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी क्वांटिटी में एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हो सकती हैं, मोर देन वन डायरेक्शन,
तो बच्चों हम उसको कहेंगे टेंसर। एक से ज़्यादा डायरेक्शन है तो टेंसर बोलेंगे। तो in physics we classify quantities as scalars or vectors. Basically the difference is that a direction is associated with a vector but not with a scalar. ये basic difference है। A scalar quantity is a quantity with magnitude only. It is specified completely by a single number along with the proper unit. Number रहेगा, unit रहेगी। Length equal to 10 मीटर, scalar है। Displacement equal to 10 मीटर towards east, vector है। Examples are the distance between 2 points, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास स्केलर है बच्चों। और वेट अगर आपसे पूछा जाए वेट, तो आपका वेट हमेशा किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसमें डायरेक्शन आ गई, तो वेट वेक्टर है, माइंड इट। मास इज स्केलर, वेट इज वेक्टर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड द टाइम एट विच ए सर्टेन इवेंट हैपेंड। The rules for combining scalars are the rules of ordinary algebra. उसके लिए हमें कोई स्पेशल नीड नहीं है। Scalars can be added, subtracted, multiplied and divided. Algebra के रूल्स जस्ट एज द ऑर्डिनरी नंबर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिमिलर टाइप के होने चाहिए। जैसे आप मास में स्पीड को नहीं जोड़ सकते, स्पीड में स्पीड जोड़ सकते हैं, मास में मास जोड़ सकते हैं, मास में स्पीड को नहीं जोड़ सकते। ये स्टार जो लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है, आप नीचे जाके देखेंगे बुक में तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इस तरह की डिटेल पढ़ लेनी चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स मेक सेंस ओनली फॉर क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स। हाउएवर यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्केलर्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। आप मास से को वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी निकालते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पर ऐड नहीं कर सकते। सेम टाइप के होने चाहिए। For example, if the length and breadth of a rectangle are 1 meter and 0.5 meter respectively, then its perimeter is the sum of lengths of the 4 sides. हमने जोड़ दिया और हमें ये 3 मीटर मिला। The length of each side is a scalar and the perimeter is also a scalar. Scalar को जोड़ा तो रिजल्ट भी क्या मिला, स्केलर मिला। दूसरा एग्जाम्पल लो, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑन ए पर्टिकुलर डे, वो 35.6 डिग्री है और 24.2 डिग्री है, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी स्केलर है। सिमिलरली इफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, उसका जो मास है 2.7 kg है, तो उसका वॉल्यूम जो है हम निकाल सकते हैं ए क्यूब करके 10⁻³ मीटर क्यूब, वो भी स्केलर है बच्चों। एंड इट्स डेंसिटी 2.7 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, वो भी स्केलर है। मास अपॉन वॉल्यूम, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर इज स्केलर। जबकि ए वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट हैज बोथ ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन एंड ओबेज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ये रूल अलग हो गया, चेंज हो गया, यानी वेक्टर्स को जोड़ना है तो क्या फॉलो करेगा, वो अंडरलाइन कर लो, ट्राइंगल ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों ये वो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इनका डेरिवेशन, इनका स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे आगे। सो ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय ए नंबर एंड इट्स डायरेक्शन। सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये सब है वेक्टर। पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है बच्चों, याद रखना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वायर में डीसी करंट फ्लो हो रही है, सेल लगाया तो करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखने में उसमें एक डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर डायरेक्शन होते हुए भी करंट जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज उसमें वो डायरेक्शन यूनिक नहीं है। और अगर दूसरे सेंस में हम देखें तो करंट वेक्टर एडिशन के लॉस को, यानी ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा उसको हम वेक्टर नहीं कह सकते। तो सीखेंगे हम। अच्छा, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर वी यूज ए बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक। कुछ लिमिटेशन रही होगी प्रिंटिंग में, इसलिए यहाँ पर बोल्ड लेटर से दिखा है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो एरो लगाकर दिखाते हैं। पर्टिकुलर एनसीईआरटी में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको बोल्ड लेटर से दिखाएंगे, डार्क लेटर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये डार्क है। Thus, a velocity vector can be represented by symbol v. Since bold face is difficult to produce,
व्हेन रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखते वक्त हम क्या करते हैं, ए वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर ए लेटर से वी बार। तो लिखने में ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि प्रिंट करने में ये आसान है। प्रिंट करने में ये वाला मुश्किल है, लिखने में ये आसान है। तो लिखने में हम कॉपी में ऐसे लिखेंगे, किताब में ऐसे छपा हुआ मिलेगा। Thus both v and v represent the velocity vector. The magnitude of a vector is often called its absolute value. उसको हम ये मॉडुलस लगाकर, मॉडुलस का सिंबल यानी दो डंडे लगाकर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और वो किसके बराबर है, स्केलर क्वांटिटी के बराबर है। Thus a vector is, या उसका मैग्नीट्यूड ऐसे कहेंगे, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस। एग्जाम्पल बाय, ये सब वेक्टर हो गए विद रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स, इनके जो मैग्नीट्यूड हो गए ये हो गए बिना बोल्ड फेस के। कितनी तरह के वेक्टर्स हैं बच्चों? कई तरह के वेक्टर्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के वेक्टर है, जैसे सिंपल अगर हम बोलें, जो नाम का मतलब है वही है फिजिक्स में, तो इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अनइक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट वेक्टर्स। पोलर वेक्टर जिनमें एक वेल डिफाइंड पॉइंट है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पोलर वेक्टर हो गया। ऐसे कई तरह के हैं। अब इसमें जो हमारे काम आने वाले हैं वो कौन से हैं? तो बच्चों वो है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनको अच्छे से समझना है, 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। तो डिस्क्राइब द पोजीशन, जैसा नाम है वैसे ही, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन, वी नीड टू चूज ए कन्वीनियंट पॉइंट, से O एज ओरिजिन। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, हमने लिया ओरिजिन O। लेट P एंड P डैश बी द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड T डैश रेस्पेक्टिवली। ये हम फिगर में देखेंगे अभी। वी जॉइन O एंड P बाय स्ट्रेट लाइन, देन OP इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम T, एन एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ दिस लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R, दैट इज OP इक्वल टू R। तो जो पॉइंट P डैश है, अब ये देख रहे हैं फिगर 4.1 में, ये P डैश है और ये OP डैश है, रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पोजीशन वेक्टर OP डैश डिनोटेड बाय R डैश। तो P की पोजीशन को दिखा रहा है वेक्टर R, P डैश की पोजीशन को दिखा रहा है R डैश। तो R है P का पोजीशन वेक्टर और R डैश है P डैश का पोजीशन वेक्टर। द लेंथ ऑफ द वेक्टर R represent the magnitude of the vector and its direction is the direction in which P lies as seen from O. If the object moves from P to P dash, मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ तक गया, the vector PP dash with tail at P, जिसकी पूंछ यहाँ पर and tip at P dash, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि P डैश P के रिस्पेक्ट में कितना खिसका हुआ है, डिस्प्लेस्ड है, तो मैं ये ज्वाइन करूँगा इसको P से P डैश की तरफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मोशन फ्रॉम पॉइंट P एट टाइम T। यहाँ पर टाइम T है और यहाँ पर है टाइम T डैश, अगर मैं x एक्सिस पर टाइम ले लूँ। It is important to note that displacement vector is the straight line joining the initial and final positions and does not depend on the actual path undertaken by the object between the two positions. चाहे वो घूम घूम के जाए, it doesn't matter, सीधा जाए, घूम घूम के जाए, जैसे ये नीले रंग से पाथ दिखा रखा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं तो उसका नाम है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेल डिफाइंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहे हैं, अदर देन ओरिजिन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों। कई बच्चों की क्वेरी इसमें आ रही है, उनका जो फीडबैक आ रहा है कि सर ये वाला जो मेथड है इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें बाउंड नहीं हो पाते या मज़ा नहीं आता। पर अगर आपको NCERT वर्ड टू वर्ड क्लियर करनी है, उसके एक एक शब्द का मतलब अच्छे से समझना है, तो बच्चों यही तरीका है। देखो, अलग अलग तरीके से पढ़ाई होती है, कई तरीके हैं, वीडियोस बनाने के भी कई तरीके हैं, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है, तो सब अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अब जैसे मैंने 12th वाली सीरीज़ भी चालू कर दी है, जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं वो 12th भी चालू पैरेलल में देख सकते हैं बच्चों। वहाँ तरीका अलग है, उस वीडियो में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पर NCERT वर्ड टू वर्ड नहीं हो पाएगी। और इस वाले वीडियो में आप देखेंगे NCERT हम वर्ड टू वर्ड कवर करते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करते हुए। तो सबके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं।
तो अभी आपको ये नहीं सोचना क्या फ़ायदा क्या नुकसान, आपको बस एक अच्छे फॉलोअर बनना है और इसको तैयार करना है। तो हमने देखा एग्जाम्पल फिगर 4.1b में अगर देखें हम, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एज पी एंड क्यू, यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ तक गए। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द सेम पी क्यू फॉर डिफरेंट पाथ्स ऑफ जर्नी, से पी ए बी सी क्यू, पी ए बी सी क्यू, ये नीली वाली लाइन, ब्लू कलर की लाइन। तो कैसे भी जाएं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू है। पी डी क्यू उसके लिए भी यही है, चाहे आप इधर से जाइए पी डी क्यू, चाहे आप पी बी ई एफ क्यू इस पाथ को, ब्लैक वाले पाथ को फॉलो करें तो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू है। Therefore, the magnitude of displacement is either less or equal to the path length of an object between 2 points. तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो या तो पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा, क्योंकि पाथ लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर होगी, कम नहीं हो सकती कभी भी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। दिस फैक्ट was emphasized in the previous chapter also while discussing motion along a straight line. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4.22 to 4.2.2 में इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दोनों बराबर कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 स्टार लगे हुए हैं, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ इन आवर स्टडी, वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशंस, सो डिस्प्लेसिंग ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, यहाँ वेक्टर है आपने उसको आगे खिसका दिया पैरेलल उसके, लीव्स द वेक्टर अनचेंज, उससे वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको समझना है। सच वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स, जिन पे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, उनको कहते हैं फ्री वेक्टर्स। हाउएवर इन सम फिजिकल एप्लीकेशंस location or line of application of a vector is important. Such vectors are called localized vector, जिनमें well defined कोई point होता है उनको polar vector बोलते हैं और local vector भी बोलते हैं। तो 2 कैटेगरी और हो गई बच्चों, free vector and local vector, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया। जिसको खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी लाइन ऑफ एक्शन के, तो वो फ्री वेक्टर है, और जिसको खिसकाने से वो बदल जाता है वो लोकल वेक्टर है। We can easily check their equality. Shift B parallel to itself until its tail Q coincide with that of A, that is Q coincide with O. Then since their tips S and P also coincide, the two vectors are said to be equal. In general, equality is indicated. कैसे indicate करेंगे? Figure 4.2a में देखते हैं हम। ये खिसका के इधर ले आएंगे तो दोनों बराबर हैं। इंडिकेटेड एज a इक्वल टू b, हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। नोट दैट इन फिगर 4.2b वेक्टर्स a डैश एंड b डैश हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। इवन इफ वी शिफ्ट b डैश पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट्स टेल q डैश कोइंसाइड विद टेल o डैश of a dash, the tips s dash of b dash does not coincide with tip p dash of a dash। तो सीधा सीधा अब हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, आर्टिकल 4.3, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर a विद पॉजिटिव नंबर लैम्डा, लैम्डा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, गिव्स ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय द फैक्टर लैम्डा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा पर डायरेक्शन वही रहेगी। हाँ, इसमें स्पेशल केस क्या है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ a is multiplied by 2, the resultant vector is 2a in the same direction as a and has a magnitude twice of a as shown। मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर a by नेगेटिव नंबर पर, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स। तो मल्टीप्लाइंग ए गिवन वेक्टर a by नेगेटिव नंबर से -1 एंड -1.5 गिव्स ए वेक्टर एज शोन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाएगा जिस स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया है, स्केलर टाइम हो जाएगा, और नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। ये हमने मल्टीप्लिकेशन देखा। अब
ये सेम डिटेल, द फैक्टर लैम्डा बाय विच ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड कुड बी ए स्केलर having its own physical dimension, then the dimension of lambda into a is the product of the dimensions of lambda and a. For example, if we multiply a constant velocity vector by duration of time, we get a displacement vector. दोनों की डायमेंशन का एंगल भी यहाँ पे समझा दिया गया, डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से थोड़ा इसको चलाते जाइए सारी किताबों को, तो ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे एक नियमित रूप से एक रेगुलरिटी बनेगी और आपकी एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी।